Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to फेमस स्कॉलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। बच गए मेरे पास स्टैंडर्ड टाइम वाइज 3 फिक्स हो गए। 10 सेकंड है बस। अच्छा है बस 3 की होगी बाकी। जी पाकिस्तान स्टडीज 14 क्लास 14 सेशन लास्ट ही होता है आमतौर पे। 15 बहुत कम ही होता है। वैसे तो नेक्स्ट वीक से क्लास वैसे ही स्टार्ट है, वो आपके एग्जाम स्टार्ट है। सॉरी अच्छा भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। छोड़ो। अलिशबा, अमजद अली शाह, आयशा हसन, आयशा नदीम, फातिमा समी, गुल नबी, हफ्सा इसरार, हानी आमिर, हसीना बीबी, उमेरा शब्बीर, इमाला थानवी, इकरा, खुदैजा, माहीन वसीम, मोनुल वरीशा, नेमत, नजाफत अकी, रिदा बतूल, सफीना कंवल, सानिया अलवी, सेहर, सानिया अलवी, रिदा जुल्फिकार लिया ना मैंने, नाम क्यों नहीं लिया? स्पेशल थाली में रख के थोड़ी आएगा। सानिया अलवी, सेहर, शहीरा आलम, शाहमीर शाहिद, सईदा ईशा अली, सईदा खुशना, सईदा जरमीन कैफी, ये तो नहीं आई ना जरमीन कैफी, तैयबा, उम्मे रुबाब, जैन इमरान। कौन से 4th ग्रुप तक हो गई थी प्रेजेंटेशन ना? 4 ग्रुप की हो गई थी। ग्रुप नंबर 5 था थे नहीं। चलो ग्रुप नंबर हो गई टाइम पे। ग्रुप नंबर 5 क्या है? हाँ जी, तो आखिर में लग जाएगी, कोई मसला नहीं है। नहीं, 3:04 हो रहे हैं। 3 बजे शुरू किए। 30 बच्चों की तो अटेंडेंस है। जो भी हो रहा है, जो हम कानून बनाते हैं वही होता है। पंद्रह मिनट पहले आना चाहिए। जब प्रेजेंटेशन जिस क्लास में होती है ना, 15 मिनट पहले आते हैं। हाँ, जोन से ग्रुप तक हो गई तो उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप की अब है।
क्लास में हमारी बात हो रही थी पाकिस्तान कल्चर के हवाले से। मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई थी पाकिस्तान कल्चर को लेकर, जो पाकिस्तान की तहजीब है, सकाफत है, तमद्दुन है, तौर तरीके हैं जो पाकिस्तान में अपनाए जाते हैं, वो काफ़ी मुख्तलिफ और अलग थलग हैं। देखा जाए तो पूरी दुनिया के एतबार से बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें, सकाफत आपको मुख्तलिफ मिलती है। एज अ मुस्लिम जो है हम मजबूर हैं इन चीज़ों को अपनाने के लिए, जिनमें आपको कल्चर वाइज हमने पहले डेफिनेशन बताई थी कि कल्चर की तारीफ़ क्या होती है। आम तौर पे तो कहा यह जाता है कि भाई कोई फ्रेंच ज़बान का ये लफ्ज़ है जहाँ से ये कल्चर निकला है, और एक अंग्रेज़ आदमी ने ही इस वर्ड को, जो इंग्लिश अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है ना उसकी बात कर रहे हैं, उसने इसको जो है वो डिराइव्ड किया और यूँ समझ लें कि बनाया, तख्लीक भी किया। और कहा जाता है कि कल्चर जो है ये आपकी ज़िंदगी की जो मालूमात होती है ना, उसके इंसान से, उसके मुताबिक इंसान जो भी तौर तरीके अपनाता है उसको कल्चर कहा जाता है। डेफिनेशन मुकम्मल मौजूद भी है। कल्चर इज़ दी कैरेक्टरिस्टिक एंड नॉलेज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, लैंग्वेजेस, रिलीजन, सोशल हैबिट्स, आर्ट्स एक्सेट्रा। ये तमाम चीज़ें हैं जी, है ना टॉपिक? हाँ ठीक है भाई, ये लास्ट है, ये आपके फाइनल में है, इसको मुझे कंप्लीट इतना कराना ज़रूरी है कि आपके पेपर में जितना आएगा वो आपको समझ में आ जाए। उसके बाद हमने प्रेजेंटेशन ही लेकर निपटाना ही है सारा। तो वही तो पढ़ा रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ मैं कोई कुछ और थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। जो नेक्स्ट सेमेस्टर में आना है वो थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, जो अभी आना है हाँ वही सब बता रहा हूँ आपको। और मज़ीद इंशाल्लाह एंड क्लास में बता दूंगा अगर आप मौका देंगे तो। अब यहाँ पर बात है लैंग्वेजेस इन पाकिस्तान, वो डिफरेंट है। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर बोली जाने वाली टोटल ज़बानें कितनी है, किसको पता है? 16 ज़बानें सिर्फ? नहीं भाई, 100 के करीब ज़बानें बोली जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। नहीं, 40 भी नहीं है। देखें यहाँ जो है ना, दी ऑफिशियली नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एक्टिवली स्पोकन इन पाकिस्तान बिटवीन 73 एंड 76 आ रहा है, जबकि अब जो है वो ज़बानें और ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी बहुत से तबकों के लोग आकर आबाद हो चुके हैं। तो जिस वजह से जितने ज़्यादा अक्सरियत और मुख्तलिफ डिफरेंट रिलीजन लोग इधर आएंगे और मुख्तलिफ तहजीब व तमद्दुन वाले आएंगे, उतनी ज़बानें यहाँ पर बढ़ती चली जाएंगी। और पाकिस्तान को ये बड़ी खुसूसियत हासिल भी है। और मेजर लैंग्वेज आपको पता है कि यहाँ पर उर्दू है। दिस मीन दैट विद एन आवर एज अ ट्रेवल बिटवीन द कंट्री डिस्ट्रिक्ट देयर आर लैंग्वेजेस दैट अदर ग्रुप इन डिफरेंट रीजन डू नॉट स्पीक। अगर आप थोड़ा सा भी देखें, सफ़र करें ना, यहाँ से आधा एक घंटा भी चल के आगे जाएं तो आपको मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। बल्कि आधा एक घंटा मैं बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, यहाँ से 15 मिनट के फासले पर बल्दिया टाउन है, वहाँ हम गए तो एक साहब जो है माशाल्लाह 21 ज़बानें बोलते हैं। वो 21 ज़बानें, हर ज़बान 21 किस्म की मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं, वो उसको सब आती हैं बोलनी। मैं खुद उनके साथ ये 20-22 दिन पिछले मेरे उन्हीं के साथ गुजरे। जो आएगा बंगाली में बात करेगा वो बंगाली में बात करेंगे, पश्तो में करेगा पश्तो में कर रहे हैं, सरहदी में कर रहे हैं उसमें कर रहे हैं, इंग्लिश में कर रहे हैं इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सिंधी में बोल रहे हैं तो वो सिंधी में बोल रहे हैं, बलोची में कह रहे हैं तो बलोची में। अब ऐसा आदमी कितना डिफरेंट होता होगा, आप अंदाज़ा लगाएं उसके कितने ज़्यादा ताल्लुकात, यानी कि जो जिस ज़बान का बंदा आ रहा है ना, उसकी शक्ल से पहचान के वो उससे उसी अंदाज में ही बात कर रहा है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया की सबसे बेहतरीन और आला ज़बान जिसको फरमाया वो अरबी कहा, और आपने कहा कि मुझे पसंद भी ये है कि तुम अरबी सीखो, क्योंकि अरबी क्या है, आपके बाप दादों की ज़बान है, सबसे पहले दुनिया के पैगंबर नबी आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान है, और ख़ुद अल्लाह ताला की अपनी ज़बान है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान है। कब्र के अंदर भी यही ज़बान बोली जाएगी, महशर के मैदान में भी, और आगे भी जन्नत तक पहुँचने में
यही ज़बान कही जाएगी। फिर आगे सेकंड टर्म देखें यहाँ पर, तो वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो बहुत सारी बोली जाने वाली ज़बानें हैं उससे आगे बढ़कर जो है यहाँ पर रहने वाले लोग भी बड़े मुख्तलिफ किस्म के हैं, जो कि जेंडर वाइज आप देख सकते हैं उनका सेपरेशन है, और मर्दों के एतबार से भी और ख़वातीन के एतबार से भी यहाँ पर बहुत से अक़साम के लोग जो हैं वो मिलते हैं, और जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जो है देखा जाए दुनियावी लेवल वाइज अगर पूरी दुनिया का आप सर्वे करें उसके एतबार से अगर आप पाकिस्तानियों को देखें तो बहुत बड़ा आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब भी लोग बड़े एहसासात रखने वाले मौजूद हैं और बड़ा ख्याल करने वाले मौजूद हैं, वरना दुनिया के अंदर आपको ऐसे लोग नहीं मिलते इतनी आसानी से, जो इतना ज़्यादा ख्याल रखने वाले और दोस्ताना माहौल वाले लोग हों। ये पाकिस्तान को खुसूसियत हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग दोस्ताना हैं और सिनफी अलहदगी का भी यहाँ पर तासुब नहीं बनाया जाता कि भाई अब मर्द है तो औरत है, बस ये एक ही चीज़ है। इस पर मुझे एक मिसाल याद आई जो कि गलत है, अभी मैं इधर नहीं बता सकता, लेकिन हमारा मुआशरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पाकीज़ा है अब तक भी। इधर मर्द और औरत का डिफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है और ये होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हम इख्तिलाफ ख़त्म कर देंगे तो बहुत बड़ी बर्बादी आ जाएगी मुल्क की सतह पे और आपके निज़ाम की सतह पे बहुत ख़तरनाक बर्बादी आएगी। फिर तो बेचारी औरत को भी वो काम करने पड़ेंगे जो उसके मतलब के हैं ही नहीं, अगर आप दोनों को शाना बशाना खड़ा करेंगे। तो बहरहाल ये फ़र्क अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को हासिल है। पाकिस्तान के गैर शहरी इलाकों में सिनफी अलहदगी की मुख्तलिफ सतह हैं, हत्ता कि इतना ज़बरदस्त माहौल बन जाता है जब ये डिफरेंस अपनी जगह बाकी रहे तो औरत को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है और वो उस हालत में मिल नहीं सकती जब वो बिल्कुल शाना बशाना चले, तब वो चीज़ मुश्किल है। बहरहाल इनके एतबार से देखा जाए तो यहाँ म्यूज़िक का भी जिक्र है, लेकिन अगरचे इस्लाम की नुक्ते नज़र से आप देखें तो इसको जो है टोटली हराम करार दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन एक पाकिस्तानी सकाफ़त के मर्तबे के एतबार से हम सिर्फ इसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हम बात कर सकते हैं, उस पर जो है वो कोई इंशाअल्लाह गुनाह नहीं मिलेगा। जो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है ये सारी डाइवर्सिटी आप देख सकते हैं, ये हैं चीज़ें मौजूद, मुख्तलिफ सकाफ़त, मुख्तलिफ अंदाज के लोगों ने, मुख्तलिफ जगहों के रिहाइश पजीर लोगों ने अपने तौर तरीक़ों से मुख्तलिफ चीज़ें ईजाद करी। उनमें मुख्तलिफ आवाज़ें भी हैं, मुख्तलिफ उसके अंदर जो है वो उनकी चूँकि ज़बानें भी हैं, मुख्तलिफ उनके यहाँ अंदाज भी हैं, और वो उस अमल को करने में जो है ना उसको गाना भी नहीं समझते, बाज़ उसको नाचना भी नहीं समझते, वो हरकत उसी तरह कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये तो हमारी सकाफ़त है, हम इस तरीके से करते हैं, ये हमारे यहाँ होता है। जैसे हमारे भी लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं, ठीक है ना, हम उनको करते हैं और उनको जो है बुरा भी नहीं समझा जाता। इस्लाम शरीयत भी उनको मना नहीं करता, वो कहते हैं कि ठीक है इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे देखें बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चे की पैदाइश पे, किसी की शादी के होते हुए अक्सर लोग क्या करते हैं, नज़र की ना लगने के लिए कोई काला कपड़ा बांध देते हैं, कोई काली पट्टी बांध देते हैं, गाड़ियों पे जूता लटका लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। तो इस्लाम शरीयत कहता है कि ये मना नहीं है, इसकी परमिशन और इजाज़त मिल जाती है। हाँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि शादी में एक्सेसिव तो बुरा ही है, जैसे डांस या गाने होते हैं वो बहुत बुरा है, सादगी से करना चाहिए, लेकिन मैं मतलब कंफर्म नहीं है मुझे कि ये बात सही है नहीं, लेकिन कभी मैंने सुना था कि एक हदीस में हमने ये भी कहा था कि अगर शादी मतलब बहुत ज़्यादा उससे होगी, सादगी से होगी तो वो शादी नहीं है, तो थोड़ी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत इजाज़त है कि आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम ने देखें ये फरमाया कि सबसे ज़्यादा बरकत वाली और सबसे कामयाब शादी वो है जो कि कम जमा खर्च में अदा हो जाए, यानी कि जिसमें पैसा सबसे ज़्यादा कम खर्च होगा ना, वो शादी इंशाल्लाह आखिर तक चलेगी।
और उस शादी के अंदर ज़्यादा गुनाह के काम ना हो। आप अपने बड़ों को देखें, वालिदैन को देखें, उनके वालिदैन को देखें, उनके वालिदैन आपके दादे परदादे और इस तरह पीछे तक देखते जाएं। अक्सर लोगों की शादियां कामयाब हुई हैं, वो आखिर तक, आखिरी सांस तक निकाह पे चले, मियाँ बीवी दोनों। लेकिन हमारे माशरे में अब आके जो तलाक के रेशो, जो खुला के रेशो इस हद तक बढ़ चुके हैं, जो ख़तरनाक लेवल है, उसकी बड़ी वजूहात हैं। उनमें से एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे यहाँ शादी क्या है, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से की जाती है। अव्वल तो करते नहीं है, जब करते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे ज़िंदगी की पहली और आखिरी शादी है बस। इस वजह से इस तरह से उस शादी को निपटाया जाता है और अजाब बनाया जाता है कि वो उसको साबित कर देते हैं कि बेटा आप आइंदा के लिए भूल जाओ शादी। बात समझ आ रही है? अभी कल भी मैंने 2 निकाह पढ़ाए भगोड़ों के, माशाल्लाह लव मैरिज थे, और देखो कितनी आसानी से माशाल्लाह जो है वो 10,000 रुपए में उनकी शादी हो गई, दोनों की 10-10 हज़ार में। बैठ जाए जी, क्या वालेकुम सलाम कह रहे हैं? सर भतीजा हमारे साथ प्रोजेक्ट में है, इन्हें हमें विजिट पे जाना है, टाइमिंग नहीं है 6 बजे तो इनकी अभी प्रेजेंटेशन है ना, आप प्रेजेंटेशन नहीं लेना इसकी, तो क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है हमारा, उसके बाद लूँगा। सर हमें लेट हो जाएगा, उन्होंने हमें टाइमिंग दी हुई है। टाइमिंग तो हमने उनसे पहले दी हुई है इनको, ये 3 to 5 वाली। उनसे भी कितना पहले से, हमने सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले से इनको टाइम दिया हुआ है, पूछ लें आप। 3 to 5 का इनके नंबर रह जाएंगे। कौन सी वाली हैं? हाँ तो इस बेचारी के नंबर रहे, क्यों उसके नंबर खा लिया? आप इनकी लेने फिर इन्हें छोड़। पहले हमने ये लेक्चर थोड़ा सा रह गया, ये हो जाए उसके बाद। सर हम लेट हो गए तो? लेट नहीं होंगे इंशाल्लाह। कहाँ जाना है आपने? दारुस्सूखून जाना है। दारुस्सूखून। चले बस थोड़ा सा वक्त दें, फिर लेके इनको भेजते हैं आपसे। अच्छा तो बहरहाल यहाँ तक बात हो गई ना। क्या बात मैं कर रहा था? तो हाँ, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब अगर किसी शादी के अंदर ज़्यादा धूम धड़का होगा, नाच गाने होंगे, तो वो शादी टूटेगी लाजमी। ये आप याद रखें, मेरी बात लिख के रख लें। नबी अलैहिस्सलाम ने ये ज़रूर है इस्लाम शरीयत में कि भाई इतना भी नहीं सादगी से हो कि बिल्कुल पता ही ना चले कि भाई शादी हो गई है। समझ आ गई ना? लेकिन ऐसे भी वाक़यात आप अलैहिस्सलाम के दौर में हुए। एक सहाबी नबी अलैहिस्सलाम के बहुत क्लोज थे, यानी कि जिसको कहते हैं क्लोज फ्रेंड, ऐसे थे, और वो शादी उनकी हो गई, नबी अलैहिस्सलाम को पता भी नहीं चला। तकरीबन अपनी शादी के 1 हफ्ते या 8-10 दिन बाद वो नज़र आए। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके कपड़ों को देखा तो इधर कोई मेहंदी का निशान था आगे पीछे। वो देख के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तुमने शादी कर ली? क्योंकि मेहंदी का निशान इस बात की निशानी होती थी कि भाई लड़की के हाथ पे या लड़के के बालों पे कहीं ना कहीं मेहंदी सजाई गई होगी, लगाई गई होगी, तो वो कपड़े पे भी आ गई। तो देखकर आपने उनसे पूछा कि क्या उनका नाम लेके तुमने शादी कर ली? उन्होंने बोला जी या रसूलल्लाह मैंने शादी कर ली। आपने उनको गले लगाया, मुबारकबाद दी, खुश हुए। आप ये नाराज नहीं हुए कि यार शादी कर ली, मुझे बुलाया ही नहीं, मैं वक्त का नबी हूँ, तूने मुझे ही नहीं इन्विटेशन दी, दावत में मुझे ही नहीं बुलाया? तो नबी अलैहिस्सलाम ने ये भी साबित करा कि अगर तुम्हारे करीब से करीब ने भी तुम्हें, करीबी ने नहीं भी बुलाया शादी में, नो इशू, कोई मसला नहीं, आपने उससे ताल्लुक नहीं तोड़ना, नाराजगी नहीं करनी, ये कोई वजह नहीं है। शादी अमल ही ऐसा है कि वो वक्त आ गया फौरन कर लिया जाएगा। एक कितने वाकयात बुजुर्गों के, अल्लाह वालों के ऐसे हुए कि वो शादी करके ले आए खातून को, और फिर अपने इमारत के या घर की प्लॉट की छत पे खड़े होकर उन्होंने ऐलान करा अपने इलाके में, आसपास वालों को जमा करा, कहा कि भाई मैंने शादी कर ली अभी थोड़ी देर पहले, और मेरे घर में मेरी बीवी मौजूद है, मैंने ज़रूरी समझा आपको मैं इतला दे दूं ताकि लोग गलत तरफ उनका दिमाग ना जाए। और शादी इतनी आसान तरीके से होती थी कि बस नमाज पढ़ने गए, मस्जिद में ही लड़के को पसंद करा, वहीं से बात करी, घर पे आके बता दिया भाई वो फलाना है, वो मस्जिद में क्यों पसंद। अक्सर रिश्ते मुसलमानों के यहाँ 98% रिश्ते मस्जिद से होते थे। वो कैसे कि जी मौलवी इमरान अशरफ साहब गए और नमाज पढ़ लें, बाहर फेंको, यहाँ नहीं, यहाँ फेंक रही है, यहाँ फेंकने से क्या मिलेगा, बाहर फेंकेगी तो पता तो चलेगा कि फेंकती है। तो बहरहाल वो नमाज पढ़ लें मौलवी इमरान अशरफ साहब, और लोग देख रहे नमाज पढ़ते हुए, तो इतनी अच्छी नमाज पढ़ लें तो वो पसंद आ गए इनको। हमारे इमाम साहब को अभी की बात है, उन्होंने एक जगह जुम्मा पढ़ाया, उनकी एक शादी हुई थी, उन्होंने जुम्मा पढ़ाया, जुम्मे के बाद एक साहब आ गए, हजरत आप माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद आ गए।
उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पसंद तो आ गया, आगे बोलो। उन्होंने कहा मेरी बेटी है, मैं उससे आपकी शादी कराना। उन्होंने कहा भाई मेरी पहले शादी हुई हुई है और मेरे 7 बच्चे हैं माशाल्लाह, अब मैंने दूसरी भी करनी है, मैं तैयार हूँ। मौलवी कभी नहीं इनकार करता इंशाल्लाह। उन्होंने कहा ठीक है भाई। अगले ही दिन माशाल्लाह वालिद साहब ने खुद बेटी का उनसे निकाह पढ़ा दिया। अभी तो उनसे ही माशाल्लाह 5 बच्चे हैं उनके। छोड़ दो ना, एक बस समझो तुम लोग, यही दिमाग में रखो, पे उसको पता चल जाएगा, फिर मरवाओगे मुझे। तो वो जो है निकाह रिश्ते, अब तो यूनिवर्सिटी में हो जाते हैं, अब क्या मसला है। सेकंड नेम मैरिज ब्यूरो, इकरा यूनिवर्सिटी तो बाद में सेकंड नेम है ना, फर्स्ट नेम मैरिज ब्यूरो। बहरहाल तो ये जो है सादगी वाली शादियां क्या हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम को पसंद है, लेकिन इतने ज्यादा नहीं हो कि बिल्कुल नहीं पता चले, थोड़ा बहुत हो, लेकिन कोशिश ये हो कि फहाशी के अलावा बिल्कुल भी ना। हाँ, इतना आप खर्च कर दें कि जिसमें कई लोगों की शादियां हो जाएं। ऐसा नहीं था, बस एक मौके पे मदीना से जब आप आ रहे थे ना, मदीना में आ रहे थे तो छोटी बच्चियों ने ऐसे वो डफल बजाया था, लेकिन उसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं फरमाया और मना भी नहीं करा, क्योंकि उसमें कोई सारंगी नहीं थी। असल मसला है जिधर सारंग आ जाए ना, यानी कि म्यूजिक आ जाए, आवाज़, जो उसको आपने फरमाया कि ये शैतान की बांसुरी है, ये वो नहीं होना चाहिए, म्यूजिक नहीं होना चाहिए। फिर उस पर जो है मुख्तलिफ किस्म से डांस या नाचना, वो सारा कुछ वो तो वैसे ही हराम है इस्लाम शरीयत में। लेकिन बहरहाल उससे ज़्यादा इंसान को सुकून जो है वो दीन के बहुत से आमाल के अंदर मिल जाता है। हाँ, क्या कह रही हैं? तो बहरहाल नहीं ना, सही है। देखे, इंसान गुनाह भी तो भाग के ही करता है, गुनाह तो कोई सुकून से नहीं करता ना, भाग कर ही लोगों से छुप कर। हाँ, उनके पेरेंट्स की रजामंदी नहीं है उसमें। हाँ, नहीं ना, उसमें ये होता है कि लड़की अगर देखें बालिग है ना, अंडर एज नहीं है, बालिग हो चुकी है, तो वो उसकी अपनी मर्जी आ जाती है। वो उसका वली भी अगर मौजूद नहीं है तो हनफी मसलक के मुताबिक वो अपना निकाह अपनी आज़ादी के साथ खोल के कर सकती है, छुप के भी कर सकती है, निकाह कर सकती है। और इसी तरह जो लड़का है वो भी अगर बालिग है तो वो भी अपनी इजाज़त से कर सकता है। जब तक वो बालिग नहीं है तो तब तक उसकी इजाज़त नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले भी एक नौजवान का मुझे फ़ोन आया, और वो मैं नाम नहीं लेता, खैर, तो वो 2 लड़के हैं, एक 17 साल का, एक 18 साल का, और लड़की जो है वो एक 13 साल की, एक 15 साल की है। तो ये कोई मसला नहीं है, अच्छा है भाई, वो गुनाह तो नहीं कर रहे ना, अल्लाह का शुक्र है। तो वो लड़का भी तो देखें बेचारा, वो भी तो कम उम्र ही है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 9 साल की हैं, झूले में झूल रही हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त कितनी है जब हज़रत आयशा की 9 साल है, आपसे उनका निकाह हुआ है? आप सब नहीं 40 या 45 के थे, 40 या 45 के थे। वही तो 42 साल से ऊपर हैं। तो उस वक्त जब ये निकाह हुआ है तो उस पर आके आज अंग्रेज भी कितना शोर मचाता है। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम ने हर काम करके साबित करके दिखाया है। हजरत आयशा फरमाती है, मैं तो झूला झूल रही थी, खवातीन आ गई, मुझे झूले से उतार लिया और मुझे कहने लगी चलो भाई तैयार करें तुम्हें। और मैं हैरान कि हैं ये क्या, मैं तो मतलब ये तो मेरी उम्र खेल कूद की है, ये क्या इन्होंने फंटरबाजियां शुरू कर दी हैं। समझाने के लिए लफ्ज़ कह रहा हूँ कि ये क्या काम शुरू हो गया भाई। और कहती है मैं तो ऐसे खेलते खेलते ही मुझे उन्होंने घर से रवाना भी कर दिया निकाह करा के, मैं तो ऐसे निकाह में आई। और फिर वो कहती है मेरी तो किस्मत खुल गई कि मुझे इतने ज़बरदस्त जो है वो अल्लाह के हबीब मिल गए निकाह में। और नबी अलैहिस्सलाम ने इनको फिर उस तरीके से रखा भी नहीं जैसे एक हम समझते ना निकाह हुआ शादी हुई तो वैसे रखा जाएगा। आप अलैहिस्सलाम तो इनके साथ बाकायदा खेलते ही थे। कई ऐसे वाक़यात हैं, मुस्लिम शरीफ एक किताब है उसमें ये सारी अहादीस मौजूद हैं। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ रेस भी लगाई, दौड़ भी लगाई, और आप हार भी गए, फिर अगली दफ़ा आप जीत भी गए, और आप उनको
कंधे पे बिठा के ले जाते थे, सैर कराते थे, घुमाते फिराते थे, बहुत कुछ हुआ बहरहाल। तो ये बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें क्या है, फैमिली बॉन्ड्स। ये निशानियां भी इस वक्त जो है बहुत मखसूस और ख़ास मुल्कों के अंदर मौजूद है कि एक आपके ख़ानदानी निज़ाम ये दुनिया के अंदर इस वक्त क्या हो गया है, ख़त्म हो चुका है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आर्टिफिशियली प्रोसेस मौजूद है, लेकिन जेन्युइन नेचुरली प्रोसेस इसका मौजूद दुनिया भर में नहीं है, कलअदम हो चुका है, ख़त्म हो गया है उनकी अपनी गलत रिवायात और सकाफत और मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम अब तक मौजूद है। हम बता सकते हैं खुलकर किसी हर एक को कि भाई ये मेरे वालिद हैं, ये मेरी वालदा हैं, ये मेरी बहन है, सिस्टर है, ये मेरा बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये रज़ाई भाई है, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे मामू हैं। वरना बाहर ममालिक में और खुसूसन फॉरेनर कंट्रीज के अंदर ये सारे हिसाब किताब टोटली क्या हो चुके हैं, बैंड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। आर्टिफिशियली अंकल, मामू, ताया, चाया, चाचा सब बने हुए होते हैं और वो हकीकत में नहीं होते हैं। तो ये निज़ाम दुनिया का बहुत अहम तरीन निज़ाम है, फैमिली बॉन्ड सिस्टम। अगर ये नहीं होगा, दुनिया के अंदर मौजूद नहीं रहेगा, और जिन ममालिक में नहीं है वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक अंदाज पे बर्बादी है। बहरहाल यहीं तक हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अब जो प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास स्टूडेंट प्रेजेंटेशन हो रही है, फिर चली जाए। जो है पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास में वाक़ है और इसका जो एरिया है 6300 किलोमीटर तक है। नारा डिजर्ट में जो है वो पानी की कमी की वजह से नहीं की जा सकती और वहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं है। और ये क्रोकोडाइल की वजह ये जो है मतलब नारा डिजर्ट में जो है पहले द बिगेस्ट थर का एरिया कहा जाता था, इसका पहले नाम था क्योंकि ये डिवाइड नहीं था ना चौकिस्तान में, ये बाद में मतलब इसमें पाकिस्तान के डिवीजन के बाद इनके नाम रख दिए, थर का जिधर चौकिस्तान का और ये नाम है। तो उसके 1972 में इसको डिक्लेयर किया गया था गेम रिजर्व एरिया फॉर द वाइल्ड एनिमल, जो कि जंगली हयातों उनके लिए गेम रिजर्व एरिया इसको कहा गया था। और ये मोबाइल बंद करते हैं, प्रेजेंटेशन सुने। हाँ। और ये उन्हें बनाता है कि जो जंगली हयात जैसे कि मछलियाँ हो गई, एम्फीबियंस हो गई, इस तरह के जानवर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये उनकी मतलब हिफाजत के जैसे हो गए, ये यहाँ पर मतलब आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और यहाँ पर जो नारा के नारा एरिया है वो एशियन राइटिस मतलब 200 फ्रेश वाटर है इसमें, जो कि झीलें किनार वगैरह से फैला हुआ 150 किलोमीटर अराउंड नारा के नारे वो फ्रॉम सोरा से नॉर्थ की तरफ है और साथ में सांपर तक फैला हुआ है। और इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब सोर्स है ये मतलब फ्यूल है, यहाँ पर यहाँ से हमें बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूल वगैरह मिलता है जो कि एक नेचुरल हैबिटेट है फॉर द वाइल्ड एनिमल्स के लिए। अब मैं बताना चाहूँगी सबीना कि वो इसकी जो इम्पोर्टेंस बताएंगे, नारे की इम्पोर्टेंस क्या है। Today my topic is importance and problems of narrative. Importance of narrative. इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? ये प्रोवाइडेड है बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है फॉर 9.95 मिलियन लाइव्स। ये जंगली हयात को फराहम करता है। यहाँ बहुत ज़्यादा जंगली जानवर पाए जाते हैं, लाइक मगरमच्छ वगैरह की भी काफ़ी म्यूजियम्स पाए जाते हैं इस एरिया में। और यहाँ नहरी निज़ाम बहुत महदूद है, इस वजह से इस ज़मीन को हम किसी भी प्रॉब्लम एरिया में चेंज नहीं कर सकते और यहाँ का माहौल भी बहुत ज़्यादा बदतर है। यहाँ नहरी निज़ाम की पानी बहुत ज़्यादा गहराई में मिलता है, लाइक 500 to 50 to 300 फीट गहराई में यहाँ पानी मिलता है। इसी वजह से ये एरिया पूरी तरह से प्रॉब्लम एरिया नहीं है, लेकिन यहाँ खेती बाड़ी की कुछ एक्टिविटी की जा सकती है।
स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन द राजस्थान। क्या है, यहाँ नमकीन पानी बहुत ज़्यादा मिलता है, इसके मुकाबले मीठा पानी बहुत कम तादाद में बहुत कम मिकदार में पाया जाता है, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। के साउथ ईस्ट में पाया जाता है और सिर्फ के 26 डिस्ट्रिक्ट में से एक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो विंटी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लैंग्वेज यूज होती है वो है खड़ी, जिसको थाली लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। थाली लैंग्वेज बेसिकली राजस्थानी लैंग्वेज है, लेकिन इसके अलावा कुछ लोग हैं जो यहाँ पे उर्दू और सिंधी लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ये प्रॉब्लम्स क्या है वो आपको Assalamualaikum, my name is Sudhair. And my topic is problems of third party. Third party are many in the region of Sindh are facing a rough-like situation. In the light of third is also being plugged by other critical issues such as the shortage of clean drinking water, healthcare challenges, environmental crisis, and most importantly a series of issues. ये थर में जो है क्या कहते हैं, और इसके अलावा बहुत से ऐसे हमारे हैं जो क्या कहते हैं खुश्की का सामना करना पड़ता है, उनको प्रॉपर तरीके से साफ पानी नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है, और बहुत से एनवायरमेंटल इशू होते हैं, जिसकी वजह से एक ज़्यादातर बच्चे जो है वो इस वजह से मर जाते हैं क्योंकि साफ पानी नहीं दिया जाता। और साइड हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा उनको ट्रीटमेंट नहीं दी जाती, जिसकी वजह से उनका इलाज हो। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पे जाके सर्वे करें, NGO वगैरह होती है, ताकि वहाँ पे उनको साफ पानी की कम से कम हम जो उनको ज़रूरत है वो दे सकें, और जिसकी वजह से उनकी जान बचाई। सर थर्ड में हॉस्पिटल है क्या वैसे? यस सर, अस्पताल तो है मौजूद है, लेकिन वो सरकारी लेवल पे मौजूद है और उनकी खुद की खदमत की जरूरत है। वहाँ कोई स्टाफ भी मौजूद नहीं है। साफ पानी तो है, गंदा पानी ज्यादा मिकदार में है, साफ पानी में, लेकिन ये भी कुछ चीजें सही नहीं भी बता सकते, जैसे नारायण के आपने प्रॉब्लम जो बताया सर, नारायण नहीं बताया, नारायण डेजर्ट सर, उसमें प्रॉब्लम एक ही है पानी, बस नमकीन पानी। इसके अलावा वहाँ पे एक पानी का भी मसला है, लेकिन वो बहुत ज्यादा खुदाई के बाद हासिल होता है सर, ये बात तो मेरी कर दी। और जो उनका की अच्छाइयाँ, उनका जो बहुत सारी चीजें अच्छी भी है कि वहाँ से हमें बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर ऑयल और गैस भी मिलता है। उसके अलावा वहाँ पर रेतीली जमीन के अंदर मौजूद बहुत से मामलियात दीगर दूसरे भी वो भी हमें हासिल होते हैं। हाँ, तो जबान तो वही बोली जाती है। ये असल देखा जाए तो डिवाइड हुआ है दोनों तरफ, इंडिया के अंदर भी किया, राजस्थान और पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। यही तो पाकिस्तान को खुसूसियत हासिल है। बहरहाल जिसमें और भी आपको जरा ज्यादा अच्छाइयाँ बतानी चाहिए, और इन्होंने तो बहुत शॉर्ट बात करी है, 15-20 सेकेंड। अच्छा भाई, नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है? आप चलिए और जाते हैं। ग्रुप नंबर क्या है आप लोग? लेकिन सारे ना जो अभी आप जी सर, यस सर, तो आप अपने ग्रुप का एक पर्चे पे नाम लिखें, ग्रुप नंबर लिखें, टॉपिक लिखें, जो एब्सेंट है उनके नाम जरूर लिखें। आज अपनी पीपीटी ओपन करते हैं।
जो एब्सेंट है उनके लास्ट में नाम लिखना है। आप लोग 5-6 चीजों पे बताता है। And today we will be presenting our final presentation. But first, let's begin with the name of Allah. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी। O Lord, open for me my chest, grant me self-confidence, contentment and boldness. Ease my task for me. So let's begin. The topic is Professor Imran Ashraf, and this is the final presentation of Pakistan Studies. We are the group number 8. Our topic is Culture of Pakistan.
And here I want to add one beautiful art craft. मुझे अपने मुल्क पाकिस्तान से प्यार है। As you all know कि हमारा जो हिस्ट्रियल बैकग्राउंड है पाकिस्तान का, उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो तभी जो हमारा टॉपिक था उसके साथ ये वाली पिक्चर अटैच की है। Now, if we will see the main highlights of our presentation, तो इसमें हमारी इंट्रोडक्शन होगी, हिस्ट्री होगी, salient features, कल्चर और कल्चर डाइवर्सिटी का डिफरेंस, जियोग्राफिकल और डेमोग्राफिकल इंसाइट ऑफ कल्चर, रिलीजियस फैक्टर को थोड़ा सा डिफाइन किया है क्योंकि एक और ग्रुप था, उसका एक पूरा टॉपिक था। देन लीगल लॉज एंड एथिसिटी, इसमें हम ये डिफाइन करेंगे कि कैसे हमारा कल्चर जो है उसको हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल लॉज है वो कैसे सपोर्ट करते हैं। देन इन लास्ट वी विल डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर पाकिस्तान कल्चर, वी विल गिव द कंक्लूजन एंड फाइनल थॉट्स। I want to begin with a beautiful quote that the beauty of the world lies in the diversity of its people. टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें कल्चर के बारे में बताना चाहिए that what basically culture is. Culture is the way we live. इसमें हमारी जिंदगी में हम कैसे उसको जीते हैं कल्चर के अंदर। अभी हम पाकिस्तान कल्चर या किसी भी कल्चर के बारे में बात नहीं कर रहे। कल्चर में हमारा आर्ट, हमारी ड्रेसिंग, हमारे नॉर्म्स, हमारी ट्रेडिशंस सब कुछ इंक्लूड करता है। जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी जीते हैं उसमें बहुत बेसिक चीज़ भी आती है, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम किसी से बात करते हैं, हम कैसे एटिकेट शो करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग कंक्लूड्स इन कल्चर। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल माय फेलो friend to give the introduction of our topic. So my topic is introduction. Pakistani culture is very unique in terms of its social values revolving around the religion of Islam. The religion has formed distinct cultural units within the main cultural complex of South Asia, Middle East and Central Asia with an integration of elements from various invading cultures from the earliest of times. मतलब कि कोई एक जगह पे ये फैला नहीं हुआ, डिफरेंट टाइप डिफरेंट जगह पे साउथ एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया तक अर्लीस्ट मतलब शुरू के टाइम से है। There are over 15 major ethnic groups in Pakistan which differ in physical features, historical bloodlines, customs, dress, food and music. तो पाकिस्तानी कल्चर में 15 डिफरेंट एथनिक्स हैं जो हर अलग अलग जगह पे डिफरेंशिएट होते हैं। फिर वो उसमें जो है कस्टम, ड्रेस, फूड, म्यूजिक सब कुछ ही आ जाता है। पाकिस्तान हैज अ कलेक्टिविस्ट कल्चर इन द सेंस दैट पीपल आर डीपली इंटरडिपेंडेंट एंड लॉयल टू दोज हु आर इन देयर इनर सर्कल। जो है उनके क्लोज चीजें हैं, वो लोग अपने ऊपर इतना इंटरडिपेंडेंट हैं, वो कुछ भी करके मतलब अपने आप को छोड़ नहीं सकते, अपने कल्चर को नहीं कर सकते हैं। Social connections are essential to daily life as citizens have often had to rely on themselves instead of their government for support and opportunities, beliefs and institutions of a population that are passed down from generation to generation. Pakistani culture has the following characteristics: Islamic values. So the next topic is history. Pakistan's culture heritage dates to more than 5,000 years ago. मतलब ये Indus civilization के ज़माने से भी है। This emphasis on Islamic ideology has brought culture not only that of the Indian subcontinent but the broader Islamic world. सिर्फ Indian subcontinent में ही नहीं बल्कि broader than Islamic world. The country has a strong rich Sufi culture heritage. The Sufi thought embodies religion, values, literature, education, and mysticism that has created an enduring impact on the presence of Islam in South Asia today. Literature, notably poetry, is the richest of all Pakistani art forms.
music and especially modern dance have received less attention. Visual arts too play little parts in popular folk culture, painting and sculpture. However, we have made considerable progress as expression of increasingly sophisticated art. ठीक है, जज़ाकल्लाह। So for next topic, I will call Hafsa. Assalamualaikum. My name is Hafsa Star. So my topic is the same features. First language, Urdu is the national language of Pakistan while sharing official status with English. It is the preferred and dominant language used for intercommunication between different ethnic groups. A number of languages are spoken and studied in all parts of Pakistan. Being the official language, it is the media of communication and a source of communication between all regions of Pakistan. Number two, literature and poetry. Most of the poets reflect Islamic code and trend in their poetry. They give the message of love and brotherhood. Among all the poets, similarity of thoughts of all regions is an important factor of world culture life. Dress is an important manifestation of culture. The regional dress of Pakistan undergoes in the light of local tradition, economic condition, and the way of living. People generally wear shalwar kameez. Our eating habits, food, and social etiquette are generally in conformity with Islamic principles. Mixed culture. Pakistani culture is a mixed culture. Although majority of people born are Muslims by birth and faith, but there is a great influence of Hindu and British culture on the present Pakistan culture. Arts and architecture. Islam has given characteristics, forms and pattern in the use of elegant designs based on geometric figures and floral forms. Borrowed from nature, Shah Jahan Masjid, Shahi Masjid, Shahi Qila are such graceful buildings that are living proof of the excellent Mughal architecture. Handicrafts, embroidery, leather works, woodwork, carpet making, metal crafts are the essential parts of our culture. Pakistani craftsmen are considered as the best in their craftsmanship. They are known for the high quality works which is very popular in foreign countries. Sports and recreational activities, some games like wrestling, hockey, football, cricket, squash, kabaddi are popular in every part of our country. These games reflect our culture identity. Education contributes a great deal in developing national character. Educational system plays a vital role in the formation of culture, unity, and solidarity of a nation. It is therefore important that the entire civil right from the lower to higher level should be placed in accordance with the ideology of Pakistan. Now there are some major highlights of Pakistani culture and tradition. There is male dominance. It follows generation to generation patterns. It practices limitation and stereotypes like man is responsible to earn and women are restricted to do household. Men can be expressive about his feelings and women can't. Society pressure is a real thing. Joint family system and one head of a family keeps the hold on rules and decisions for everyone on the basis of age, reputation, wisdom or status. People are judgmental and specific. So for next topic I would like to call Shelva. My name is Shelva. Importance of culture. Every country, in fact, celebrating worldwide, and every country has pros and cons.
Pakistan is famous for its handcrafts and traditional artwork, which is rare as Sufi poetry and ceramics. Pakistan का handcraft work was famous है all over the world. And पाकिस्तान की वुमेन कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें बनाती हैं, हैंड एम्ब्रॉयडरी या पॉट्स बनाती हैं कुछ, वो बहुत फेमस है ऑल ओवर। और इम्पोर्टेंस ये है कि वर्ल्ड वाइड हम लोग जो भी एयरक्राफ्ट जो भी हैंडीक्राफ्ट करते हैं या हमारा जो भी काम होता है जो हैंडमेड होता है वो बहुत डिमांडिंग है। और वो जो है लोग खरीदने के लिए जो है जितने भी पैसे उनको होते हैं वो पे आउट करने को रेडी होते हैं, क्योंकि यहाँ का और जो हमारे एशियन जो कंट्रीज है वहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट काम होता है वो बहुत अच्छा और यूनिक होता है। तो दिस इज द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कल्चर जो वर्ल्ड वाइड जो है पोर्ट्रे करता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। Geographical and geographical insight of culture of Pakistan. Pakistan population is estimate of as of 2015 was 1,990,847, making it sixth most populous nation on earth. The largest ethnic group is Punjabi with 45% of total population. Other groups include Pashtun, which is Pathan, which are 15.4%, Sindhi are 14.1%, Saraiki 8.4%, Bengali speaking 7.6%, Balochi 3.6%, and smaller group making up the remaining is 4.7%. So there are four provinces in Pakistan. The first one is Sindh. Sindhi culture is सिंध में जो लोग होते हैं वो सिंधी ड्रेस होता है, वो यूज शलवार कमीज होता है। सिंधी कल्चर की जो स्पेशलिटी है वो अजरक और सिंधी टोपी होती है जो वो वेयर करते हैं। सिंधी हैंडक्राफ्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिंधी लोग मोस्टली कुक जो होता है हम लोग स्पाइसेस का होता है, ज़्यादा स्पाइसेस यूज नहीं करते वो लोग। फिर पंजाब कल्चर, पंजाब में रहने वाले लोग जो है वो बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कल्चर है पाकिस्तान का। पंजाब जो वर्ड है वो 5 रिवर्स से निकला, मतलब 5 मीन्स 5, तो 5 रिवर्स की वजह से उसको पंजाब कहते हैं। और पंजाब के स्वीट और ये स्वीट कल्चर बहुत फेमस है। बलोची लोग का ड्रेस बहुत उनका भी शलवार कमीज और वो शलवार कमीज के साथ बांध पहनते हैं। यूपी के लोग जो होते हैं वो पश्चिम होते हैं, उनके कल्चर में अपनी फीमेल्स को रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। And they respect their women so much. Now next topic, और मेरा टॉपिक जो है कल्चरल डाइवर्सिटी। सिंपल कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है कि पाकिस्तान में डिफरेंट रीजन के और डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं। हर कोई अलग अलग जबान होता है, हम सब मिलजुल कर तो रहते हैं लेकिन हम लोगों को एक दूसरे से कोई इख्तिलाफ नहीं है। पंजाबी, पठान, बलोची, सिंधी, मुहाजिर ये सब पाकिस्तान में रहते हैं मिलजुल कर। और जितनी डाइवर्सिटी कल्चर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है उतना हम लोगों को एक दूसरे के पर्सपेक्टिव के बारे में पता चलता है। उसके बाद सेकेंड है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू जरूर आता है।
हमारा, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद जो थी वो पाकिस्तान की बुनियाद जो थी वो इस्लाम पर थी, तो जहाँ पे भी हम अगर अपने खाने पीने को देखें, अपने रहने सहने को देखें, तो हम उसमें अपने जो हमारा रिलीजन है उसको जरूर फॉलो करते हैं। हम उस तरह की, हमें जिस तरह के कपड़े अलाउ नहीं है हम नहीं पहनते, हम उस तरह की चीज़ें नहीं खाते, शराब हराम है वो हम नहीं पीते, खुलेआम नहीं पीते, जो लोग पीते भी हैं तो वो छुप कर पीते हैं, लेकिन हम खुलेआम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट पे लॉ की अगर हम बात करें तो हम हमारे इस्लाम में बहुत सी चीज़ों से हमें मना किया गया है, जिस तरह शराब और डिपेंडेंस। लेकिन अगर हम इसकी एग्जाम्पल इस तरह लें निकाह की, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है कि निकाह के बगैर एक लड़का लड़की साथ रह सकते हैं। साथ रहने के लिए उनको निकाह की ज़रूरत होती है। इसी तरह हर डिफरेंट रिलीजन जो होता है, रिलीजन जो होता है, उन सबका एक अलग अलग अपने अपने लॉज होते हैं। इस्लाम में ये चीज़ मना की गई है कि एक लड़का और लड़की साथ नहीं रह सकते निकाह के बगैर, तो जब तक निकाह नहीं करते हम साथ नहीं रह सकते। बस ये चीज़ें लॉज है। I know no one like long presentations, but I am here again. जो अभी रिदा ने कहा इसको अगर कंटिन्यू करें तो इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के जो हमारा पाकिस्तान का लॉ है वो भी हमारे कल्चर और रिलीजियस फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे रिदा ने निकाह का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हट जाए, पाकिस्तान में मुसलमान लोगों के अलावा भी बहुत सारी कम्युनिटीज और लोग रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो लॉ है उसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और कंपल्सरी है कि निकाह के बाद ही दो लोग साथ रह सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा लॉ है वो भी हमारे कल्चर को सपोर्ट करता है। Now the conclusion. I would like to conclude the presentation with some few words which highlight our Pakistani culture. Thus, the culture of Pakistan is representative of colorful history and the vibrant civilization and empires that have existed in the region. However, Pakistan has developed its own identity and culture among the whole world. But now, unfortunately, the Western culture is coming and we all are adopting it, which is the downfall for our own culture. अगर हम खुद अपने कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो दिस विल फेड अवे। और आजकल हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि हम लोग इंस्पायर उन चीज़ों से हो रहे हैं जो हमारे रिलीजन और हमारे कल्चर के ऑपोजिट हैं। अगर कंक्लूड करें तो यही होगा कि अगर हम पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ने के बाद, कल्चर पढ़ने के बाद भी अपने कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं जानेंगे और उसको अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग एक जगह नहीं देंगे, तो हमारा फिर ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ने का मकसद यही है कि हम अपने पाकिस्तान और उसकी पर्सपेक्टिव, कल्चर और अपने नॉर्म्स वैल्यूज़ को जानें। I know this will be quite boring, तो इसलिए एक फन फैक्ट लास्ट में ऐड किया है कि कल्चर सिर्फ ये नहीं होता कि उसमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाएं और सिर्फ ये करना है या ये नहीं करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताई जाएं। जैसे कि इन स्टार्टिंग मैंने एम्फसाइज किया था कि कल्चर हर एक वो चीज़ है जिस तरीके से हम अपनी जिंदगी को जीते हैं, वे ऑफ लिविंग। तो एक छोटी सी कल्चर जो चीज़ आपने जब हम छोटे होते हैं तो हमारे दांत और उसमें हम सब यही सुनते आ रहे हैं और हमारे पापा भी यही कहते हैं कि हमने भी यही सुना था। हम उनसे पूछते हैं कि किसने आपको बताया, तो वो कहते हैं कि हमारे बड़ों ने बताया कि दांत को अगर तली के नीचे या कहीं दबा दिया जाए तो वो गुड लक में रिटर्न हमें दे सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। तो सिर्फ ये चीज़ें नहीं होती कि हमारे कल्चर में ये चीज़ मना किया गया है, ये चीज़ करने को बोला गया है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इन एंड आई वुड लाइक टू ऐड अ कोट ऑफ कायदे-ए-आज़म। इट इज वी आर नाउ ऑल पाकिस्तानीज, नॉट बलोची, पठान, सिंधी, बंगाली, पंजाबी एंड सो ऑन। एज अ पाकिस्तानी वी मस्ट बी, बिहेव एंड एक्ट, and we should be proud to be known as Pakistani and nothing else. Thank you.
जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह बहुत अच्छी दी है प्रेजेंटेशन। आपका नाम क्या है? नज़ाफत की। आप क्या है, उर्दू स्पीकिंग है? हाँ नहीं सर, उर्दू स्पीकिंग नहीं है, फिर क्या है? सिंधी आती है आपको? सराइकी सर। उर्दू स्पीकिंग इन्होंने कितने % बताए पाकिस्तान में लोग हैं? अगर आप उर्दू 59, आपको पूरे फाइनल एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। थोड़ी सी तैयारी करके नहीं, सेंसस इदारे का तो मैं खुद हूँ, अभी हो रहा है, हमने ट्रेनिंग भी कर रहे हैं माशाल्लाह, सब हो रहा है। सेंसस इदारा बिल्कुल अपनी तरफ से सही करता है। ये ग्रुप बहुत अच्छी आप लोगों ने माशाल्लाह प्रेजेंटेशन बनाई। फन फैक्ट क्या बताया इन्होंने आखिर में? फनी था, क्या था वो? क्या बताया था लास्ट में? देखो आप लोग माशाल्लाह जो है ना, एक सेमेस्टर के पता नहीं कितने हज़ार रुपए देते हैं। सर पता है? नहीं वो तो आपको पता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद अपने वालिदैन की कमाई से देते हैं, इस वजह से आपकी जो है ना हंसी नहीं जा रही, मजाक नहीं जा रहा। बहरहाल ये लास्ट क्लास है हमारी, इसमें आपको इतना तो सीख लेना चाहिए कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। हंसने की बात मैं कर ही नहीं रहा ना, मैं सिर्फ आपको कह रहा हूँ, मैं सबको ओवरऑल बात कर रहा हूँ, अपने आप को भी कह रहा हूँ कि जब देखें, ऐसा तो देखा गया है बहुत दफ़ा, ऐसा हुआ है कि प्रेजेंटेशन देने वाले खुद ही ढीले हैं, तो फिर आगे सामने बैठने वाले भी अगर उसको सीरियस नहीं लेते, सुनते ही नहीं है, तो वो चीज़ समझ में आती है। तभी मैं ये कहता हूँ प्रेजेंटेशन की आप अच्छे से तैयारी करें, जैसे इस ग्रुप ने की। एक सिर्फ मसला था आई कांटेक्ट नहीं था, वो चले कवर हो गया, क्योंकि जो स्लाइड्स बनाई, जो प्रेजेंट कर रहे थे, जो अंदाज था, जो बात करने का, भले देखकर भी पढ़ा बहुत सारियों ने, लेकिन वेल एंड गुड, अच्छा था। मैं तो समझता हूँ ग्रुप 1 इनको होना चाहिए था ताकि उसका असर पड़े, लेकिन जब एक बंदे ने तैयारी की है और अच्छे से वो बात भी कर रहा है और ज़बरदस्त, तो फिर उसको आप नहीं सुने, अपनी बातों में लगे रहें, तो ये अफसोस की बात है। बहरहाल तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आइंदा नहीं करें। चलें अब तो हो गया, लेकिन एहतियात करें। ये बातें तो आप क्लास से बाहर भी जाके कर सकते हैं, आपके पास घंटों पड़े हुए इसके लिए, वो तो ख़त्म नहीं होंगी बातें तो इंसान करते ही रहता है। हमारे एक मौलवी साहब वाक़या सुनाते थे कि ख़वातीन जैसे बातें करती हैं ना, और इनकी बातें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बढ़ भी जाती हैं, वो महदूद नहीं रहती। अगर बात शुरू होती है आटे के डब्बे के अंदर से, आटे के डब्बे के अंदर से बात शुरू होती है, तो वो बाज़ार में जाके ख़त्म होती है। जैसे किसी ने सिर्फ इतना सा कहा था कि भाई वो फलाना जो है वो फलानी के साथ उसने रिश्ते के लिए पैगाम भेजा था, आखिर में बात वो ये पहुंच गई कि जी उन्होंने तो पता नहीं क्या कर दिया। वो उधर बाज़ार में आखिरी बात ये हो रही थी, तो कहा कि भाई तुम्हें किसने बताया था? वो फलानी खातून ने, और ये बोल के बताया था, देख तुझे बता रही हूँ, किसी को बताइयो मत। ये कोड वर्ड है इनका, इसका मतलब है अब तूने BBC बन के फैलानी है बात। तो वो ख़वातीन बैठी हुई सारी ऐसी बात करती थी, वो उसका शौहर जो है ना उसको बहुत अच्छे से रखा हुआ था, देहाती था, जट था, जाहिल था, लेकिन वो उन औरतों के बीच में बेचारी नौजवान दोशीज़ा लड़की वो फंस गई। अब वो बड़ी उम्र की औरतें जो है बातें कर रही हैं, वो फलाना मेरा शौहर जो है ना ऐसे डंडे से मुझे मारता है, फिर मैं भी उसको पीटती हूँ। फिर वो फलानी कहने लगी वो मेरा शौहर मुझे ऐसे गालियाँ देता है, फिर ऐसे ऐसे करता है। वो कहती है फिर मैं भी ऐसे करती हूँ। फिर फलानी तीसरे का नंबर, ऐसे घूम घूम के 8-10 औरतें, वो बेचारी बीच में बैठी हुई शरीफजादी। वो कहती है भाई हर एक की कहानी सुनने के बाद कि देख फलानी, अगर तू अपने शौहर की बातें माने, उसका कहना मान, तो वो तुझे क्यों मारेगा? वो पागल थोड़ी है। एक जानवर को भी इंसान बिला वजह नहीं मारता, कोई वजह तू कुछ कर रही होगी तो फिर तेरी मार लग रही होगी। अब उनको सबको गुस्सा आ गया कि इसका शौहर इसको नहीं मारता है, बड़े अच्छे से ज़िंदगी गुजार रही है सुकून वाली। इधर भी लोग परेशान होते हैं ना कि फलाना क्यों बरकत वाली ज़िंदगी गुजार रहा है, क्यों सुकून वाली ज़िंदगी गुजार रहा है। अब उन्होंने ना सब ने मिल के एक प्लान बनाया कि भाई इसको भी इसके शौहर से पिटवा के छोड़ेंगे। अब उन्होंने एक प्लान बना लिया, अच्छा भाई कैसे पिटवाएंगे, इसके ऊपर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाएंगे, जितना हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे।
आखिर उन्होंने बड़ी कोशिशें करी उसके शौहर को लेकर कि वो इसको पीट दे। उसके शौहर ने भी पूरी कोशिशें करी, मर्दों की बातों में आया, औरतों की बातों में आया। एक दिन उसने बोला आज तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, अब तो बहुत हो गई। ये भी होता है इंसान के साथ, जब वो बहुत हरी भरी में रह रहा होता है, बहुत खुश होता है, तो उसको दिल जो है ना मचलता है कि यार कुछ तो गलत भी आए ना, कुछ तो गड़बड़ भी हो ना। जैसे बादशाह, वो रियाया बिल्कुल खुश थी, बहुत अच्छा था वो, तो वो अपने वज़ीरों से एक दिन कहने लगा यार मज़ा ही नहीं आ रहा, ये कोई इसमें फ़न तो लाओ, एंटरटेनमेंट तो लाओ कोई। तो वज़ीरों ने बोला वो तो लाना कोई मुश्किल नहीं है, आप इशारा करें हम लाते हैं। कहा लाओ क्या करना पड़ेगा? कहते आप जो है महंगाई कर दें। उसने कहा ठीक है महंगाई करो। करना शुरू कर दी, लोग आ ही नहीं रहे, कोई उसके पास खाली पड़ा हुआ है सब, कोई मसला नहीं। जैसे पाकिस्तानी कौम कराची वाले माशाल्लाह। उसने बोला अब गैस बंद कर दो, कर दी, नहीं आ रहे। अब लाइनें लगवा दो सीएनजी पंप पे, नहीं आ रहे। पेट्रोल पंप पे लगवा दो, नहीं आ रहे। अब वो देहात वाले ना, वो इलाके वाले जाते थे, दूसरे पुल क्रॉस करके जाते थे। उसने कहा इस पुल पे टैक्स लगाओ, मुफ्त में जाके कैसे बिजनेस करके आ रहे हैं अपना। टैक्स लगा दिया 1 रुपया, करते करते 1000 रुपये पहुंच गया। अब एक मुनादी आ गया, वजीरों ने बोला भाई देखो हमने बोला था ना टैक्स बढ़ाते रहो, ये आएंगे ज़रूर। अब देखो परेशान होके आ रहे हैं लोग। एक बंदा पहला आया, उसने आके बोला कि हज़रत मुझे एक परेशानी है, वो मैंने बादशाह तक पहुंचानी है। वजीरों ने बोला बिल्कुल आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाओ। अंदर ले गए बादशाह के पास। हाँ भाई सुनाओ मुनादी, क्या तुम्हारी जो है वो निदा है, सुनाओ हमें। उसने कहा सरकार पहले माशाल्लाह इतना अच्छा हिसाब किताब चल रहा था, इतनी सस्ताई थी, अब इतनी महंगाई हो गई, सब अपनी जगह है, लेकिन बस हमें एक मसला है। उसने बोला वो क्या? कहता है वो उधर हम पुल क्रॉस करते हैं तो हमसे जो है वो 1000 रुपये भी लेते हैं और साथ में जो है ना 2 लित्तर भी मारते हैं। यानी कि उसने बोला इनको 2 छित्तर भी मारो, क्यों नहीं आ रहे? हमें लित्तर भी पड़ते हैं, मसला वो भी नहीं है, हम 1000 रुपये भी दे देंगे, 10 लित्तर भी खा लेंगे, लेकिन हजरत वो जो लाइनें लगी हुई हैं वो हमारे लिए तकलीफ दे, आप नफरी ज़्यादा लगाते हैं वहाँ। बात समझ गए आप? तो हमारी आवाम भी यही है। तो हाँ वहीं से बात, हाँ तो बहरहाल ये आदत जो है ना हमारी वहीं से ख़राब हो गई है। अब इसको हमने क्या करना है भाई? ठीक करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। मैनर्स जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये बचपन से आपको नहीं मिलेंगे, ये आपको खुद अडॉप्ट करने पड़ते हैं, खुद सीखने पड़ते हैं। इसीलिए क्लास में उस्ताद के सामने हमने 14 साल गुजारे, मदारिस की लाइन की मैं बात कर रहा हूँ। हमें नहीं याद कि उस्ताद ने हमें एक दफ़ा बोला हो कि भाई खामोश हो जाओ, क्योंकि हम खामोश ही बैठते थे। हमें इस अदब का पता है, ये एक बहुत बड़ा अदब होता है उस्ताद की मजलिस में मौजूदगी का और उसकी हाज़िरी का। इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बहुत अहमियत है इसकी इस्लाम के अंदर। बहरहाल तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया। जिन स्टूडेंट की रहेगी प्रेजेंटेशन कौन है? रहती है किसी की? 3 है, आप 2 ही आए हुए हैं। आपकी हो गई? नहीं हुई तो दोनों का एक ही ग्रुप है, सेम है। ग्रुप नंबर क्या है? सर स्लाइड्स नहीं बनाइए। क्यों नहीं बनाई? फिर कब? नेक्स्ट सेमेस्टर में बनाओगे? फिर 15 नंबर नहीं मिलेंगे। कॉपी में है, तो आ जाओ बस कॉपी लेके। कॉपी लेके आ जाओ। हाँ ना, ले आओ जल्दी जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं है हमारे पास। 35-40 मिनट रह गए, इसमें देनी है तो दे दो आगे जल्दी। सर फुल मार्क्स देने आपने हमें। सर हमें भी। जिसने सही दी है उसको फुल मार्क्स ही मिलेंगे बगैर बोले। हाँ और हमने ये बहुत फील की है। जल्दी ले आओ, जल्दी आ जाओ, स्टार्ट करो, वरना फिर नंबर नहीं मिलेंगे, ये मसला होगा बस, और कुछ नहीं होगा। जल्दी निकाल ले। भेजी थी मुझे, ईमेल भेजी आपने या आपके पास ही है? चलें आ जाए, स्टार्ट कर लें, पे अपने पास से ही स्टार्ट कर लें।
अच्छा जी, जब तक ये जो है आती है, मैं ये बता दूं आपको, पाकिस्तान स्टडीज का जो पेपर है ना, फाइनल एग्जाम, ये आपको पता है अच्छी तरह, वहाँ पे शेड्यूल अनाउंस भी हो चुका है, आपको अपनी डेट पता भी चल गई होगी। सैटरडे 18 तारीख को ये पेपर है, 12 बजे से लेके 14:30 तक, यानी कि 12 से 2:30 बजे तक 2.5 घंटे का आपका ये पेपर है, जो कि 40 नंबर का पेपर है। और इस पेपर में आपके पास जो टोटल क्वेश्चन है वो 4 सवालात हैं, 4 सवाल आपके पास हैं। और ये याद रखें कि ये शॉर्ट पेपर नहीं है, अगर आप आधे घंटे में या सवा घंटे 1.5 घंटे में भी करके जाएंगे तो आपको ये अच्छे नंबर मुकम्मल नहीं मिल सकते। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पहला सवाल वो चूज दी करेक्ट आंसर पर है, MCQs हैं। इस दफ़ा आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिए ना, पिछली दफ़ा दिए थे, आप लोगों ने कितना शोर मचाया। फिल इन द ब्लैंक देने थे भाई, तो मैं अभी भी चेंज कर सकता हूँ। आप तो अभी खुद तो कह रही है फिल इन द ब्लैंक दें। हाँ, तो बहरहाल हाजिर दिमागी से बैठे ना। ये टोटल फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 10 नंबर का है, ठीक है। 10 MCQs हैं, हर MCQ जो है वो इक्वल 1 मार्क्स के हैं। और आगे जो है सेकंड क्वेश्चन आपका जो है ये, अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो है ना तकरीबन आपको तमाम ही लेक्चर्स जो मिड के बाद के हैं, मिड में आपके पास कितने लेक्चर्स आए थे? 2 या 3 आए थे ना? 3 थर्ड लेक्चर दाखिल था, नहीं दाखिल था, उसमें शामिल था हमारे पास। देखें ये टोटल लेक्चर थे। लेक्चर 2 जो है ये शाह वलीउल्लाह अल्लामा इकबाल, शेख अब्दुल हक, सैयद अहमद शहीद, ये था। लेक्चर 3 डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, ये शामिल था, तो ये फाइनल में भी शामिल है, ठीक है। हाँ, ये लेक्चर 3 जो है ना, अच्छा आपकी तैयारी हुई भी है ना, तो इसको भी तैयारी कर लिएगा, मैंने इसको शामिल किया है। अब ये तो MCQs की बात हो गई। अच्छा सेकंड क्वेश्चन जो है ना, ये आपका ज़ाहिर है वो सब्जेक्टली क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टली सॉरी, राइट, ठीक है। हाँ सही है, मैं नहीं, खुद मुझे पढ़ना था कि आपको मैं समझा सकूँ ना। इसमें आपको जो है मुख्तलिफ डिफरेंट जो है इन्होंने यहाँ पर आपको डेफिनेशंस मालूम आपसे पूछी जाएंगी। वो आपके जितना भी आपने मिड के बाद सब पढ़ा है ना, उन चैप्टर्स में से ही है। बाकी मैं चैप्टर्स की निशानदेही अभी एंड में कर देता हूँ कि ताकि आपके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाए। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है, ये भी आपने रिसेंटली जो बिल्कुल आखिर 2 क्लासों में ये लेक्चर पढ़ा है, उसकी मुकम्मल आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी होगी। मैं थोड़ा सा इसको अभी डिस्क्राइब कर देता हूँ, रुक जाए। फोर्थ, अच्छा ये भी 10 नंबर का है, सेकंड क्वेश्चन भी और थर्ड भी। फोर्थ क्वेश्चन भी आपका 10 नंबर का है, तो टोटल 40 मार्क्स हो गए। डेफिनेशन आप कह रहे हैं कि 10 मार्क्स की डिफरेंट, हाँ 10 आपसे डेफिनेशन पूछी जाएंगी, तो उनके जाहिर है, और वो कोई इतनी इन डिटेल आपने नहीं लिखनी है, बस 1 लाइन 1.5 लाइन की आप डेफिनेशन लिखेंगी तो वो हर एक नंबर की है। हाँ वो मैं अभी लास्ट में आपको बता रहा हूँ ना, कि मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ कौन से लेक्चर्स हैं। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, MCQs के बाद आपने डिफिकल्टीज वाला क्वेश्चन बताया, वो 10 मार्क्स का है। नहीं, डेफिनेशंस का बताया, डेफिनेशंस। सेकंड क्वेश्चन डेफिनेशंस का बताया, और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया वो उसकी तरफ मैं अभी लास्ट में इशारा कर देता हूँ। अच्छा हाँ, अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये भी 10 नंबर के, आप क्या कह रहे हैं? डेफिनेशन में पूछना है, ये मिड के बाद है उसके टॉपिक। हाँ है तो मिड के बाद की के अंदर ही, वो मैं लेक्चर्स की तरफ अभी पॉइंट आउट करता हूँ, इशारा कर देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो है ना आपका, ये भी जो आपने सारे वो डिस्प्यूट्स वगैरह पढ़े हैं ना, उन्हीं में से ही बनकर आएगा। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा आपको यहाँ पर ओपन करके कुछ चीज़ें लाजमी तौर पे ना रिमाइंड करा दूँ, ताकि आप उन टॉपिक्स से लाजमी तौर पे तैयारी करें, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा पढ़ा है, मुझे अंदाज़ा है इस बात का। इसीलिए मैं आपको वो सारे टॉपिक, अभी हमें वक्त भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि इन चीज़ों को लाजमी तौर पर आप अच्छे से देख लीजिएगा। MCQs के लिए तो आपको टोटल सारे ही लेक्चर्स देखने हैं। हाँ
पहले लेक्चर 3 से। हाँ डेट्स थी ना सारी, मतलब हाँ, वो फिल इन द ब्लैंक्स दी थी ना, वो नहीं एमसीक्यू की भी डेट्स होंगी या कुछ अलग है, वो भी है, लेकिन चूज द करेक्ट आंसर। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हुए, उनमें से आपने सेलेक्ट करना होगा, तो वो जरा सा आपके लिए आसान हो जाएगा मामला। अच्छा भाई, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने बता दिया आपको सरसरी तौर पे। लेक्चर 3 जो कि डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान है ना, ये मिड में आया था, लेकिन ये इसमें भी शामिल है, तो एमसीक्यूज के लिए उसमें से तैयारी कर लिएगा। आगे जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेक्चर 3 यहाँ पर आपके पास जो यहाँ पर है, ये लेक्चर 3 नहीं, ब्लैक बोर्ड पे जो है, ब्लैक बोर्ड के हिसाब से आपके पास वो लेक्चर 4 और 5 आ रहा है। यहाँ से आपने फाइनल के लिए यहाँ से तैयारी करनी है। मैं इसीलिए पढ़ के भी आपको बताया है ना, प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो यही था ना। अभी देख लेते हैं, रुक जाए ओपन करके। डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान ये नहीं है, इससे पीछे होगा फिर। लेक्चर 3 कहाँ है आपका? ये है शायद, नहीं ये भी नहीं है, यही वाला है ये भी नहीं है, तो फर्स्ट सेकंड लेक्चर है। लेक्चर 4 पे होगा, रुके फिर दिमाग देखते हैं। ये रहा, नहीं ये तो असाइनमेंट 3 है। डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान अपलोड ही नहीं हुआ हुआ क्या? अपलोड तो किया था, देखो उसमें, देखो कहाँ है। हाँ यहीं पे होना चाहिए। मुझे तो याद है कि अपलोड हुआ हुआ है यहाँ पे कहीं। सर अभी नहीं, गायब हो गया सर। कैसे गायब हो गया? हाँ नहीं सो रहा है। होना चाहिए तो, मिड तक तो बिल्कुल था आपके पास। अरे भाई आपके लिए मसला होगा, पेपर तो मैं दे चुका हूँ, सबमिट करा चुका हूँ। हाँ सब हटा दो बस। ये रहा ना, है क्या, मिला है? मकसद ब्लैक बोर्ड पे है शो, ब्लैक बोर्ड पे शो हो रहा है कहीं, वरना मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ अभी। नहीं शो रहा है, ब्लैकबोर्ड पे है नहीं, क्योंकि ये चैप्टर 1 और 2 के बाद ही तो था। मैं फिर अपलोड दोबारा कर रहा हूँ फिर। और लेक्चर कहाँ तक अपलोड हुए हैं? नंबर क्या है लेक्चर लास्ट वाला? 6 है, 7 करके, 7 लेक्चर 7 करके इसको अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है मैंने कर दिया, अभी हो जाएगा अपडेट 1 मिनट में। देखें ये आ गया, ठीक है। डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये रहा, ठीक है। इनको एक तो आप देख लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए, और बाकी और भी लेक्चर्स में से एमसीक्यूज मर्ज्ड होकर आए हुए हैं। हाँ ये लेकिन शामिल है इसके बाद फिर लेक्चर 4 वहां से आगे तक। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 जो के लिए जो है ना हमारे पास जो लेक्चर है वो मैं ओपन कर देता हूँ। 4 से कह रहे हैं ना? हाँ हमारा ये डेमोक्रेसी, नेशनल असेंबली वगैरह ये कौन से लेक्चर में था? सर ये 4-5 में, 4-5 में है ना, ओपन हो रहा है। सर
कौन सा क्वेश्चन आ रहा है मुझे बता देना। बस मैं आपको लेक्चर बता रहा हूँ ना, तो आपने इसमें से बस खुद ही तैयारी करनी है। गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। हाँ। 4 and 5। सर आप क्वेश्चन ही बता देना। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्या हो गया। सर बहुत ये आप एग्जामिनेशन से पूछ सकती हैं, वो आपको बता सकते हैं। बहुत लेंदी है सर, प्लीज बता दें। लो नेट मुक गया क्या? मुक गया नहीं, खत्म हो गया? नहीं, ये इधर नहीं है सर, इसके लिए आपको फिर एक वीडियो बना के अपलोड करनी पड़ेगी। नहीं भाई, आप वीडियो का वो नहीं है, ये तो जो बन रही है वो ही दे देंगे। गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये है लेक्चर 4-5। हाँ देखो, यहाँ से आप सारी डेफिनेशंस की तैयारी कर लो अच्छे से। गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट आ गई, फिर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट भी पूछा जाए, ये भी आप बता सकें जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर उनमें से हर टाइप की, ये जितनी भी हैं 6 टाइप्स, इनके आप डेफिनेशन बता सकें। तो इस लेक्चर की कंप्लीट जो है ना, इसी तरीके से आपने तैयारी करनी है। जैसे आपने डेफिनेशन पूछी गवर्नमेंट की, तो हम अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं या बिल्कुल वर्ड टू वर्ड? यहीं से याद करें। आपकी तरफ से गवर्नमेंट की अगर देखें डेफिनेशन मैच करती है इस डेफिनेशन को, अगर वर्डिंग अलग है तो वो कोई इशू नहीं है, मीनिंग सेम होनी चाहिए। मीनिंग सेम है तो वो कोई इशू नहीं है। यहाँ तक हो गया आधा पेपर। नेक्स्ट आ जाए तो उसके लिए क्या है कि मैंने आपको बताया कि आपने जो बिल्कुल देखें लास्ट में, जैसे ये 2 है ना, पाकिस्तानी कल्चर और जो फिजिकल फ्यूचर्स, ये दोनों आपने पढ़े हैं ना अच्छी तरह। इनमें से आपने फिर पाकिस्तानी कल्चर को इन डिटेल देखना है, शॉर्ट वे में नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि देखें, अगर 10 नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की सकाफत बताएं, तहजीब बताएं, तमद्दुन बताएं, कल्चर ऑफ पाकिस्तान डिफाइन करें। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो आपको फिर कम से कम जो है, जैसे हमने इसमें से यहाँ तक स्लाइड जो है ना वो कंप्लीट की हैं, हाँ फैमिली बॉन्ड्स तक, तो उसमें ये वेडिंग्स ये सब खुद आ जाएगा, उसमें मैंने बता दिया है सारा। ये रहा फैमिली बॉन्ड्स, जो कि तकरीबन यूँ समझ लें कि 15 स्लाइड तक जा रहा है, यहाँ तक 14 तक। तो आप फिर पाकिस्तान कल्चर को इस तौर पे डिफाइन कर सकें, कम से कम 2 से 3 सफ़े आप लिखें, क्योंकि 10 नंबर के लिए आपने एक सफ़ा नहीं लिखना होता। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि इस लेक्चर से, इस चैप्टर से आपने अच्छे से इस अंदाज पे बात करनी है कि आप पाकिस्तान का कंप्लीट कल्चर जो है वो समझा सकें, जो अहम स्पेसिफिक बॉन्ड्स ऑफ पाकिस्तान है ना उनको बता सकें। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, उसके लिए आपने कैसे तैयारी करनी है वो समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास जो है वो जियोफिजिकल, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों में से, यानी कि देखा जाए तो अब आपको मैं इसके बाद वो आखिरी बात समझा देता हूँ कि आप किस अंदाज से तैयारी करेंगे और आसान हो जाएगी फिर बात। जैसे ये देखें, लोकेशन, बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान, जियोफिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान, इनमें से आपसे 4-5 चीज़ें पूछ ली जाएंगी जो 10 नंबर की होंगी टोटल। तो इसकी आप तैयारी कर लें अच्छे से। ये बात समझ में आ गई मेरी? तो आपका ये कंप्लीट पेपर अच्छे से तैयारी हो जाएगी। दोबारा मैं इन शॉर्ट वे समझा देता हूँ, आसान करके और ज़्यादा। पहले सवाल के लिए आपको डिफ़िकल्टीज ऑफ पाकिस्तान को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। रफली तैयारी आपने जो है वो चैप्टर 10, 11 और ये दोनों जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, जियो फिजिकल फ्यूचर्स, और इसके अलावा जो है एक यहाँ पे और है जो आपका लेक्चर 4 और 5 से नहीं, बस ठीक है वही है। तो इनके आपने सरसरी तौर पे तैयारी करनी है, यानी कि एमसीक्यूज के लिए पॉइंट वाइज। ये एक बात हो गई। सेकंड बात यह है कि आपको जो है ये गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, यहाँ से आपको डेफिनेशंस की तैयारी करनी है। जैसे आपकी गवर्नमेंट की डेफिनेशन पूछ ली गई, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पूछ लिए गए, फिर उन टाइप्स की डेफिनेशन पूछ ली गई, आपसे नेशनल असेंबली की डेफिनेशन पूछ ली गई। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उसके लिए आपने ये लेक्चर आपके पास इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा अहमियत का हामिल है। फिर उसके बाद ये जो पाकिस्तान कल्चर है,
सकाफत पाकिस्तान की। इसको लेंदी क्वेश्चन, लेंदी आंसर आपने देना है, उस एतबार से तैयारी कर ली। लास्ट में आपको मैंने समझा दिया कि आपने बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान कहाँ पे आ रहा था, जियोफिजिकल जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान के अंदर। तो इसमें से आपने उस सवाल की अच्छे से तैयारी करनी है कि आप इसमें से कम 5 पॉइंट्स जो है ना वो अच्छे से तैयारी कर लें। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल आपने जो है वो, मैंने आपको बहुत ज़्यादा अहमियत के साथ जो चीज़ें बताई हैं, जैसे देखें देवसानी प्लेसेस है हमारे पास, वो कहाँ पर था, देवसानी प्लेस जो कि कवर्ड एरिया है पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया में मखसूस तौर पे अता किया है। प्लेचियोस आ गए, सॉल्ट रेंज आ गया, और देवसानी भी यहाँ यहीं पर कहीं है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ वो समझाने के लिए। इसी तरह कैनाल वाटर डिस्प्यूट है जो कि बिल्कुल स्टार्ट में है इसके। इस पॉइंट की आपने तैयारी कर ली। जो मेजर पॉइंट्स हैं ना, ये सिटीज को तो छोड़ दो, इसका मसला नहीं है। हाँ छोड़ दें, कोई नहीं। जैसे कैनाल कहाँ गया, कैनाल डिस्प्यूट जो है वहां पर है, चलो उसको देख लेना। इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं ना, इनको भी अच्छे से तैयारी करो। लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जब ब्रेकअप हुआ, बाउंड्रीज कट आउट हुई, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलहदा हुआ, वो इसी के अंदर वो भी पॉइंट है। तो उस वक्त जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई, पाकिस्तान के पास कितना रुपया था अकाउंट में और उधर कितना रह गया था बैंक अकाउंट में जो यहाँ पे ट्रांसफर होना था, उसकी कंप्लीट डिटेल लास्ट क्वेश्चन उसमें, हाँ लास्ट क्वेश्चन में ये पॉइंट है। तो इसकी भी अच्छे से तैयारी करो, तो इंशाल्लाह आपका ये फाइनल पेपर कंप्लीट हल हो जाएगा अच्छे से। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलें बस इन दो की प्रेजेंटेशन लेते हैं, फिर अटेंडेंस लेके एंड करते हैं। इसको खोलने की जरूरत है, बिल्कुल करीब बात करनी पड़ेगी, फिर आवाज़ सही आएगी। हाँ चलें कर लें, ठीक है। चले भाई, Pakistan culture by religions. First of all, the literal meaning of culture is to cultivating or something. It is also called a way of life. The culture of a nation is a combination of a number of factors. It includes the way of living, the language, literature, religion, architecture, and fine arts. Language is the most important part of culture because it is the effective way of expression of ideas and feelings. The food, music, and games of a country and also parts of its culture. Music information. Pakistan has a long traditional music from very early times. Music has played an important part in our culture. Music which is played on instrument is called instrumental music. Which music produced by the human voice is vocal music. Vocal and instrument music have different styles such as classical, folk, and popular music. Characteristics of culture. Culture is learned, culture is shared, culture is social, culture is continuous, culture is dynamic, culture is universal, and culture differs from society to society. Assalamualaikum everyone. Main feature of Pakistan culture. Culture of Pakistan is being fundamentally divided from the universal Islamic civilization, its deep importance of its ideology and histology. The people of Pakistan had the history in the present generation. Future of Pakistan culture, language of Pakistan, dress, religions, sports, arts, food, way of living, and Sufis and Ulmas. Type of culture. Material culture, real culture, ideal culture. Material culture consists of things that are created by humans. Examples includes cars, clothing, and tools.
And ideal culture refers to the arrangements, norms, and benefits that society desires to achieve. Each consists of these ideas that people would like to action as a society. ठीक है, जज़ाकल्लाह। उसमें बहुत कुछ करती है, तो देख के मैं भी पढ़ लूँ उसमें क्या? तैयारी नहीं करी लेकिन कोई। सर आप डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए सर। आप अटेंडेंस लेने जल्दी से। नहीं जल्दी नहीं लाऊंगा, 5 बजे छोड़ूंगा। सर हो चुका ये जल्दी। लेक्चर क्यों? हैवी जो हमारे पास उसमें से ज्यादा है, बाकी मर्ज है। उसके सरसरी तौर पर आपको लेकिन तैयारी नहीं करी। आप अपने नाम लिख के ना एक पेपर में टॉपिक, ग्रुप नंबर लिखें, टॉपिक लिखें और लास्ट में अपने नाम लिख लें। जो एब्सेंट है कोई, सर हम 2 दिन पहले उसका नाम लिख के आगे लिख दें। उम्र पे गई थी, उसका नाम नहीं पता। हाँ अटेंडेंस में तो आता होगा नाम, वहाँ से देख लो नाम क्या है अंदाजे के हिसाब से, उसका नाम लिख दो नाम। बाकी सबने मुझे पेपर पे नाम लिख के दे दिए, ग्रुप वाइज सब कुछ। कोई रह गया है तो रह गया वो अभी लिखे जल्दी, वरना उसका नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर नहीं मिलेंगे भले उसने प्रेजेंटेशन दी हो। जो एब्सेंट है उनके नाम में नाम लिखो, ग्रुप नंबर, टॉपिक नेम और मुझे नाम लिख के दें। जो एब्सेंट है उनके नाम भी लिखे। अलिशबा जी सर, अमजद अली शाह, आयशा हसन, आयशा नदीम, फातिमा समी। क्या हो गया? अरे कहाँ से आ गए? ये देखो बेली बंदी हाँ सर क्या है वहाँ पे? तो सुनो भी तो सही, कान क्यों बंद ही रखो ना, कान क्यों बंद है? हमारे घर वाले की भी सुनती होगी तुमको। फातिमा समी, गुल नबी, हफ्सा इसरार, अम्मा आवाजें देती रहे कुछ सुनती नहीं होगी। हानी आमिर, हसीना बीबी, हुमैरा शबीर, इमाला तानवी, इकरा, खुदैजा, इमाला तानवी। सर इमाला आई है। कहाँ है? अभी नहीं है, वैसे आई थी, अभी चली आई है तो जाए। खुदैजा कौन है? कहाँ चली गई? अच्छा पूछ के जो गई है सही। मानी वसीम, मूनल गलीशा, नेमत, नजाफत तकी, रिदा बतूल। ये भी 2 कम हो जाएंगी। रिदा बतूल नहीं है। रिदा जुल्फिकार, रिक्शा काबल प्रेजेंट। मैं सोई क्यों हो रही हूँ? वो अभी की 2 आप फर्स्ट क्लास में थी नहीं ना, तो अभी की 2 कुछ हो जाएंगी। रिदा कबल कौन है? अच्छा सानिया अलवी प्रेजेंट सर। कल वाले भी स्टूडेंट वक्त पे आइएगा, अटेंडेंस टाइम से पहले शुरू होगी। हाँ जो कल वाले स्टूडेंट है वो। सानिया अलवी कौन है? हमारी एब्सेंट ही लाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए तो पता चले। बातें करने वाला वैसे ही एब्सेंट होता है। सेहर कहाँ चली गई? सर आई थी फर्स्ट क्लास में तो थी। चलो ठीक है। सईदा आलम, शामिर शाहिद, ये नहीं है शामिर साहब, कहाँ चला गया? अटेंडेंस प्रेजेंटेशन दी थी, पेपर पैटर्न सब चीज को पता चला। देखो सईदा ईशा अली। सर सब वेट करें कि आप ना वीडियो लॉन्च करें। वीडियो पब्लिक कब लॉन्च में बटन दबाओ, लॉन्च हो जाएगी। तो मिसाइल का बटन कहाँ है भाई? रिमोट कंट्रोल वाला। सईदा खुशना, खुशना नहीं है। सईदा जरमीन कैफी, तैयबा जरमीन कैफी तो नहीं है जो उम्र पे गई हुई है? और तो आएंगे दरवाजा से। उम्र रुबाब, ये इसकी नहीं ऐसा होनी चाहिए जो उम्र पे गया हुआ है। जैन इमरान, मैंने लगाई है तो पहले से ही लगी हुई है। कौन है? तैयबा, तैयबा जैन कौन है? अरे छोड़ो, जो चला गया वो गया, उसको भूल जाओ।
जो है मौजूदा उनको बस देखो, उनका ख्याल करते चले जाओ, छोड़ दो भाई। जो ग्रुप नंबर, टॉपिक नेम और जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी है ना उनके नाम पर आज दिए या पहले वाली दी? जिन्होंने पहले भी दिए वो भी देंगे लिख कर, वरना नंबर तो नहीं देंगे। मैंने दे दिए थे एक बार लिख के, सर ने दे दिया, नहीं मिलेंगे। इसका नाम नहीं लिखा हुआ उसको मैं नंबर नहीं दे सकूंगा। नहीं दिया लिखकर, दिए थे तो बस सही है, वेरी गुड। जिन्होंने नहीं दिया मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जरूरी नाम लिखकर दे, इसी पे मैं सीपी बनाता हूँ। प्रेजेंटेशन के नंबर भी इसी से मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। सर आप बताइए क्या बता दो? वो तो हम कर देंगे ना ऑफिशियली, ग्रुप पर जब है सबको पता चल जाएगा, वीडियो भी दे देंगे इंशाल्लाह। चलो मैंने नहीं रखे। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to फेमस स्कॉलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।